नमस्कार। एक बार फिर नज़र दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपके साथ दीपक गुप्ता। इस बार हमारे साथ रोहित सिंघल जी हैं जो रोहिणी निवासी हैं। रोहित जी, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस नज़र दिल्ली यूट्यूब चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बताएं, रोहित जी जो हैं इतनी कम उम्र में इन्होंने इतने सारे काम किए हैं, जो समाज के भी बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया, समाज सेवा बहुत सी की, और बाय प्रोफेशन ये बहुत से लोगों को घर दिलवाते हैं और उनका एक ही सपना है कि सबका घर हो अपना। इसी कॉन्सेप्ट पे शायद आप काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों को बहुत चीज़ें उसके लिए और बहुत तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं इन सब के बारे में कि कैसे कैसे आप इस फील्ड में आए। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा और कैसे इस फील्ड में आप एंटर किए, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा रहा जैसे मैंने देखा कि समाज सेवा में आप बहुत ज़्यादा आगे थे और समाज सेवा में भी आपने चरम सीमा तक काम किया और अभी भी कर रहे हैं। तो उस समाज सेवा में ये लोन वाला जो पोर्शन आया, होम लोन टाइप का, जो आपने ये कैसे सोचा एकदम? जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरा नाम रोहित सिंघल है और मैं रोहिणी सेक्टर 16 दिल्ली का निवासी हूं। मेरी उम्र 40 वर्ष है और जैसे दीपक जी ने बताया, तो उनकी मानता है कि ये हर किसी के बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, क्योंकि जो इंसान दीपक है वो तो होता ही ऐसा कि सबकी रोशनी को देख लेते हैं। मेरा ऐसा है जी, जैसे मैं समाज सेवा में तो ऐसा है कि 2012 के आसपास मुझे ध्यान है कि 2012 के आसपास मैं समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा। त्रिनगर में जो संस्थाएं हैं, शुरुआत मेरी हुई युवा जागृति मंच से, जिसमें हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते थे और जो गरीब कन्याएं होती थी उसका हम विवाह करवाते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कार्यक्रम और उसके बाद मैं जुड़ा और कई संस्थाओं के साथ फिर हम जुड़े। जो ब्रिगेड ट्रस्ट में मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा। हनुमान धाम जो रामनगर में है उसमें मैं ट्रस्टी हूँ और वृंदावन में जो आश्रम है पंजाबी बाग उनका, उनमें ट्रस्टी हूँ। लेकिन होम लोन का मेरा काम पहले से चल रहा था और मेरा ये है कि जैसे लोगों का एक सपना शुरू से रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये हर किसी का सपना रहा है। और दिल्ली जैसे शहर में जो देश की राजधानी है, वहाँ अगर किसी का मकान अपना हो तो उसमें और लोगों को कोशिश रहती है कि हम अपना मकान बना पाएँ। तो मेरे सामने शुरुआती दौर में जब 2008-9 के आसपास मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था होम लोन का, तो बड़ी समस्या रहती थी लोगों को लोन कराने में। लोन आसानी से होता नहीं था, होता था तो ज़्यादा कमीशन देनी पड़ती थी, एजेंट नहीं मिलता था कोई ऐसा कोई जो लोन करा दे। डायरेक्ट अगर आप कराना चाह रहे हो लोन तो ईजिली होता नहीं था। क्यों सरकार ने बड़ी स्कीमें बार बार निकाली कि भी आप अपने आप आइए, बैंक में आइए और अपना काम कराइए। तो सरकार स्कीम, दीपक जी ऐसा है, सरकार स्कीम तो निकालती रहती है समय समय पर, लेकिन लोगों तक उसकी सही जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिसका कारण ये है कि लोग अवेयर नहीं होते। पहले के लोग ITR ज़्यादा नहीं भरते थे, सैलरी पर्सन होते थे तो ज़्यादातर लोग सैलरी कैश में लेते थे। अगर अकाउंट में भी आ रही है सैलरी तो उनको पता ही नहीं है। बैंक में जा रहे हैं तो उनके पास टाइम इतना नहीं है, सैलरी पर्सन के पास कहाँ टाइम है कि वो बैंक में जाकर के अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, लाइन लगाएगा, चक्कर लगाएगा। प्रैक्टिकल में अगर आप कोई भी चीज़ को देखेंगे ना, तो प्रैक्टिकल अगर आप कोई भी काम करने जाएंगे तो बैंक अकाउंट में समझता हूँ एक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो लोन लेने के लिए तो आप भूल जाओ कि आपका लोन 4 दिन में हो जाएगा, महीना लग जाता था। इसमें क्या दिक्कत लगती है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर लगता है कि या गवर्नमेंट की जो स्कीम उन्होंने ऐसी बना रखी है या ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सिस्टम सारा का सारा गवर्नमेंट का ही फेलियर है। क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है वो ऊपर लेवल पे एक रूम में बैठ करके बना दी स्कीम कि हाँ ठीक है जी, हमें इतना फंड रेज कर दिया, आपको इतना लोन आपको देना है NBFC को या जितने भी PSU बैंक हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम उसकी बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे आज भी एक 10 लाख का लोन कराने के लिए पूरी फॉर्मेलिटी है, जैसे पहले होती थी आज भी पूरी है। बस फर्क इतना हो गया है कि लोग आज थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, लोग सैलरी अकाउंट में आती है सबकी, ज़्यादातर ITR ज़्यादातर लोग भरने लग गए हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 10-12 साल में ये फ़र्क आया है। जैसे मोदी जी ने तो भी कहा है बार बार कि उनको MSME के थ्रू या लघु उद्योग के थ्रू या मुद्रा लोन के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरह के इन्होंने फंड प्रोवाइड कराने की कोशिश की हुई है। ये सिर्फ कागजी है। अगर आप कागजों में सिर्फ आंकड़ा देखोगे तो आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और वो आंकड़ा सिर्फ उन लोगों के लिए तभी सीमित है जो लोग उस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। उन लोगों को तो बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है क्योंकि बैंक मैनेजर उनको जानता है, पुरानी डीलिंग है, उनका व्यापार अच्छे से चल रहा है, तो उन लोगों को तो पैसा आसानी से मिल जाता है। नए किसी लोग को, किसी कस्टमर को चाहे छोटा सा 10,000 का भी लोन अगर आज के डेट में आप लेने जाएंगे तो उसको 10,000 रुपये का भी लोन जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। बैंक तो कस्टमर के पास तो कोई गारंटी है नहीं।
बिजनेस लोन लेना हो या कोई लघु उद्योग लोन लेना हो, कुछ भी लेना हो। और जबकि होम लोन तो सिक्योर्ड लोन है, उसके बावजूद भी होम लोन के अंदर फॉर्मेलिटीज जैसे प्रॉपर्टी के पेपरों की बात करें, चाहे हम पार्टी के पेपर की बात करें, अगर वो जब तक पुख्ता नहीं हो, पूरे नहीं हो, तो वो लोन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो जैसे नॉर्मली होम लोन लेने के लिए क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए किसी के पास, जैसे आपके आज की डेट में अगर क्राइटेरिया की बात करें तो मेन तो केवाईसी है, जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से पूरी हो जाती है। इसके बाद आपकी बात आती है बैंक स्टेटमेंट की, जिसमें आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी, सैलरीड हैं तो भी, और साथ में आपकी ITR होगी अगर आप बिजनेस में हैं तो, जॉब करते हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, और सैलरी स्लिप आएंगी आपकी अगर आप जॉब करते हैं तो। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हर फाइल के अंदर चाहिए चीज़। तो अच्छा, हम कभी कभी ये लगता है, मैंने जो मुझे लगता है पर्सनली, कई लोगों से बात होती है कि जब एक होम लोन होता है गवर्नमेंट के लिए या बैंक्स के लिए, एक वो सिक्योर फंड हो गया, तो उसमें आपको नहीं लगता है कि बहुत कम फॉर्मेलिटी में भी काम चल सकता है, क्योंकि वो बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी तो उसको गिरवी रखी थी है, और होम तो ऐसी चीज़ है जिसकी दिन पे दिन वैल्यू बढ़नी है। आज वैल्यू अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपये है, तो आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 करोड़ रुपये के बीच में आएगी। तो उसके बावजूद नहीं लगता है कि फॉर्मेलिटीज कुछ कम कर देनी चाहिए ताकि वो इजीली अपना मकान ले सके? कम ना करने के पीछे मुझे लगता है कि सबसे बड़े कारण ये है कि बीते कई वर्षों पहले जो सिस्टम था, लोग पैसा दे करके, कमीशन दे करके, जैसे मैंने पहले बताया कि लोग लोन करा लेते थे। इसी का कारण है कि आज बैंकों में NPA ज़्यादा हो गया है, रीसेल वैल्यू पुराने फ्लोरों की बहुत कम हो गई है, और अगर कोई अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती भी है और वो जो प्रॉपर्टी है अगर वो डिफॉल्ट में आती है, तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसका जो क्या नाम है, DRT होती है, DRT से ऑर्डर लेना पड़ता है, DM ऑर्डर लेना पड़ता है, खाली कराना पड़ता है प्रॉपर्टी को, वो इतना आसान नहीं है, लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से बचने के लिए बैंक चाहता है कि शुरुआत में ही ऐसा फॉर्मेलिटी रखे, ऐसी टाइटनेस रखे कि उसमें कोई ऐसा क्लाइंट हो ही ना कि जिसको हम गलत क्लाइंट को लोन देते हैं। पहले के टाइम पे होता ये था कि चलो ठीक है जी, सिक्योर लोन है, आपने दे दिया लोन, प्रॉपर्टी तो कहीं जा नहीं रही, प्रॉपर्टी ठीक है। लेकिन जब देखा कुछ टाइम के बाद में कि 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, बिक रही है तो कम में बिक रही है, बैंक को लॉस हो रहा है, तो बैंक वालों ने आज की डेट में अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिया है, सिक्योर कर लिया है कि नहीं भाई हम ऐसे लोन नहीं देंगे, बहुत सोच समझ के देंगे। बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो डिमांड कम होती है, जल्दी से बिकती नहीं है। तो जैसे बैंक्स वाले इतनी फॉर्मेलिटी, जैसा आपने बताया लोन रिकवरी के टाइम की फॉर्मेलिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि बहुत सारे कानून, जबकि मैं एक बात सोचता हूँ, और ये जैसे 10,000 करोड़ की बात आती है, 50,000 करोड़ की बात होती है, वो लोन मैंने देखा बड़ी स्पीड से लोगों को मिल जाते हैं, तो तभी उनके बाद 10,000 करोड़ का लोन बन जाता है, 20,000 करोड़ का लोन बन जाता है। जबकि एक आम आदमी अगर मात्र 50 लाख का भी मकान खरीदता है, तो उसके लिए भी उसको शायद आज की डेट में मैं सोचता हूँ बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी क्या खास वजह लगती है, क्या लगता है ऐसा कि उनको बहुत जल्दी लोन मिल जाता है? आपने देखा होगा कुछ साल पहले जो ये हाई राइज बिल्डिंग का जो चलन चला था नोएडा, गुड़गांव के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर, तो वहाँ लोगों ने ज़्यादा मूव करना शुरू करा अपने आप को, क्योंकि उनको कम बजट में अच्छा फ्लैट मिल रहा था, बेहतर सुविधाएं मिल रही थी, जो कि दिल्ली में नहीं थी, लोगों ने पहले नहीं देखी थी। तो लोगों ने वहाँ मूव करना शुरू करा, क्योंकि लोगों की जॉब भी वहाँ पर थी, तो लोगों के लिए वो ज़्यादा ईजी हो गया नोएडा, गुड़गांव लेना। लेकिन रेट दिन ब दिन बढ़ते चले गए, और हाई राइज में लोगों ने जिन्होंने फ्लैट बुक करे उनको पोजीशन टाइम पे नहीं मिला, बैंकों ने वहाँ पर भी अपना पैसा वहाँ फंसा देखा, तो बैंकों ने अपने आप को वहाँ पर रख लिया, ले दे के फिर दोबारा बैंक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे, जहाँ पे रजिस्ट्री इंस्टेंट होती है और पोजीशन पार्टी को मिल जाता है, बैंक ऐसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रेफर करता है जिसमें उसकी रजिस्ट्री हो जाती है और उसको पोजीशन मिल जाता है पार्टी को, ताकि पार्टी जो है वो रेगुलर EMI अपनी पे करे। लेकिन दिल्ली जैसे शहर के अंदर आज भी, जैसे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मेन समस्या है, आज भी प्रॉपर्टी 2 भाग में बटी हुई है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हम रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग जैसे एरिया में देखते हैं नॉर्थ दिल्ली के अंदर या साउथ दिल्ली के अंदर, जहाँ पे नक्शा पास होता है प्रॉपर्टी का MCD से प्रॉपर। और वहीं दूसरी प्रॉपर्टी पिछले 20 सालों में हम ऐसा देख रहे हैं कि जो मेरे को सबसे बड़ी आघात लगती है, बड़ी दिक्कत लगती है कि ऐसी प्रॉपर्टियाँ होती जा रही हैं मैक्सिमम जिसमें नक्शा पास नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो रूल है वो गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट अगर ऐसी स्कीम बनाए, जो MCD है, जो DDA है, जो दिल्ली में काम करती है, उनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग दिल्ली में बन रही है, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर बना रहा है, चाहे वो कोई पर्सनल को अपना बना रहा है, उसमें नक्शा पास करने का जो प्रोविजन है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो बहुत आसान होनी चाहिए, ताकि आसानी से नक्शा पास हो जाए। जब वो बिल्डिंग बना सकता है 1 साल के अंदर, सारा काम कर सकता है, तो आर्किटेक्ट से नक्शा भी पास करवा सकता है, उसकी फीस पे करे गवर्नमेंट को और अपना नक्शा पास करा ले। मैं समझता हूँ कि अगर नक्शा पास हो जाएगा तो ऑप्शन बैंकों की ज़्यादा खुल जाती है, ज़्यादा बैंक उसमें लोन करते हैं,
जबकि नक्शा पास ना होने के कारण PSU बैंक जितने भी हैं, जो भी RBI की गाइडेंस के फॉलो करते हैं, वो लोन नहीं करते ऐसे एरिया में जहाँ पे नक्शा पास नहीं बिना होता। नक्शे के। बिना नक्शे के जो प्रॉपर्टियां हैं, जो मल्टीपल यूनिट बिल्डिंग बन रही हैं या सिंगल यूनिट बनती हैं, उनमें सिर्फ NBFC हैं कुछ जिनके पास अथॉरिटी है, जो अपने पावर्स को यूज़ करके NBFC लोन कर रही है। लोन देना गलत नहीं है, प्रॉपर्टी वो ठीक है, रजिस्ट्री हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ नक्शे की प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी इसमें बहुत सारे तो ये आता है, मैं जहाँ पे देखता हूँ कि NCD वाले अधिकारी मिल मिला के भी उसकी सेटिंग करके क्योंकि नक्शा नहीं होता। यही तो कारण है। तो देखो, मैं किसी का नाम ही लेना चाहूँगा, सब जानते हैं, दिल्ली वाले जितने भी हैं सब परेशान हैं, बिल्डर परेशान है, पार्टियां परेशान हैं। और पार्टियां तो मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा आघात होता है एक नॉर्मल व्यक्ति होने के कारण कि जो प्रॉपर्टी उसको लेने के लिए उसको बैंक का रिटर्न उसको 6.5% 7% जो नॉर्मल चल रहा है, ऊपर से उसको प्रधानमंत्री सब्सिडी भी मिल जाएगी उस प्रॉपर्टी के ऊपर। वो प्रॉपर्टी उसको इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं है, उसको ज़्यादा रेट में से जाना पड़ता है। मिनिमम 8, 8.25, 8.5 से स्टार्ट होता है रेट, उसके बाद वो 11, 12, 15% तक जाता है। आप सोच के देखो कि जो लोन उसको 7% पे प्रोवाइड होना चाहिए, वो लोन उसको 15% तक भी लेना मजबूर होता है, इसलिए क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं होता। तो अब जैसे आपको असली समस्या जब आप लोन कराते हैं लोगों के लिए, तो एक तो नक्शे की समस्या आती है लोगों की, तो फिर उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? उसके लिए बस मेन हमारा वो जो मेन स्टार्टिंग जब मैंने करा लोन का, वो मैंने LIC हाउसिंग से स्टार्ट करा। LIC हाउसिंग ऐसे एरिया में काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो त्रिनगर क्षेत्र में जब मैंने पहली बार लोन करवाया, तो वहाँ हमने लोन करवाया। शास्त्री नगर में हमने कई लोगों के लोन करवाए, रानीबाग में लोन करवाए, और लोग बड़े खुश होते थे कि भी कम रेट में हमारा लोन हो गया। उनको तो पहले पता ही नहीं होता था, प्राइवेट बैंकों से, प्राइवेट फाइनेंसरों से लोन कर लेते थे, और हमने उनको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करी। तो आप मतलब सेम बैंक रेट पे इंटरेस्ट पे उसका काम करवाते हैं? हाँ, जो बैंक की फीस होती है वो बैंक की फीस, और हमने अपनी प्रोफेशनल फीस 1% रख रखी है, 1% प्लस GST। आज के डेट में GST कंपलसरी है, तो 1% प्लस GST हम देते हैं अपनी प्रोफेशनल फीस, और बैंक से हम डायरेक्ट उसका लोन करवा के देते हैं। जो बैंक बेस्ट होगा उसके लिए, उसी से उसका लोन करवाते हैं। बाकी हिडन कोई चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। अच्छा, जैसे आज का युवा वर्ग है तो वो भटक रहा है बहुत ज़्यादा काम के लिए, तो आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि आप उनको इस फील्ड में आना चाहिए, कैसे? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें एक तो पहली बार मैं जब इस फील्ड में आया था तो मेरा एक पैसा नहीं लगा। ऑफिस हमारे पास था अपना शुरू से ही, पहले मेरा मोबाइल का काम था। जब मैंने इस फील्ड प्रॉपर्टी का भी मैंने काम रखा, फिर ये लोन का काम उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था। धीरे धीरे लोगों को, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट जिस तरीके से हो रहे थे, लोगों को इतना आसान नहीं होता था कि प्रॉपर्टी कैश में खरीद ले, लोन लेना ही पड़ता था। तो लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, और वो लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ते बढ़ते वो फिर फ्लोर की डिमांड बढ़ने लग गई। पार्टियां ज़्यादा निकल के आने लग गई कि हाँ भी आपको लोन भी मिल जाएगा सामने। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वो आएँ आगे बढ़ करके, क्योंकि इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी सिर्फ मेहनत है। जितनी आप शुरुआत में मेहनत कर लेंगे, उतना ही आप आगे तक अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है, जो युवा अभी जो कोरोना काल गया है, पीछे 1.25 साल से चल रहा है मामला, और अभी भी आने वाले टाइम में कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हम ये बिजनेस स्मूथ हो पाएगा, तो ऐसे में तो आपको भी बड़ा इफेक्ट हुआ होगा। हाउसिंग लोगों ने परचेज किया नहीं किया, क्या रहा? मेरे पर भगवान की मैं मानता हूँ कृपा रही इस मामले में, और मैंने क्योंकि पहले से ही बहुत अपने इस तरह के डीलर्स मेरे हैं जिनके साथ मेरा पारिवारिक संबंध भी है, क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं, उनके रेफरेंस से किया। ज़्यादातर मेरा जो बिजनेस है वो रेफरेंस बेसिस है। जिन लोगों के साथ मैं जुड़ जाता हूँ, जो डीलर मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मेरी डीलिंग का पता है कि मैं अगर एक बार काम कोई फाइल हाथ में ले लेता हूँ तो वो काम करा के ही छोड़ता हूँ। तो मतलब कुल मिला के लॉकडाउन में भी आपके पास लॉकडाउन में भी हमारा काम चलता रहा, और GIC हाउसिंग जिसके साथ अभी मैं करंट में जुड़ा हुआ हूँ, इसमें मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इनकी पूरी टीम ने, पूरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया, और ऑनलाइन हमारा सारा काम चलता रहा, जिसकी वजह से हमारी लॉकडाउन के दौरान भी हमारी फाइलें जो है ऑनलाइन प्रोसेस होती रही, सैंक्शन हुई। डिस्बर्स हमने लॉकडाउन खुद ही करना शुरू किया, पिछले साल भी और इस साल भी। मतलब पिछले साल भी लॉकडाउन में आपका काम चलता रहा? होते नहीं, तो ये तो एक बड़ा सेल में बस मैं समझता हूँ कि लोगों को पिछले साल तो ठीक था, इस साल मैं समझता हूँ कि सेल में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बिल्डर से जो हमें फीडबैक मिलता है, परचेज करने के लिए पार्टियां जो है वो थोड़ा सा घबरा रही हैं, उनको लग रहा है कि भी कैसे काम चलेगा, क्या होगा, तो वो थोड़ा घबरा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन के टर्म में भी आपका काम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा? नहीं, तो ये कि जो भी युवा वर्ग या इस टाइप के जो भी लोग इस फील्ड में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए टाइम को देना पड़ता है। तो कोई खास ऐसा संदेश आप युवाओं को देना चाहें? आपने क्या मतलब फील किया, जैसे कोरोना को देखते हुए आपने कोरोना में लोगों को फ्री शिप में बांटते देखा, लोगों को सामान बांटते देखा,
तो अगर हम इस बारे में बात करें कि भाई क्या लोगों को फ्री मिलना चाहिए सब कुछ? नहीं, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलनी चाहिए। आज़ादी भी हमारे को फ्री में नहीं मिली, हमने बहुत जतन किए, और जिन्होंने जतन किए वो भी अपने समय में युवा थे। कोई अवस्था में तो उन्होंने काम किए नहीं। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे वो सब युवा रहे, उनकी सोच युवा रही, और उन्हीं के जोश का ही नतीजा है कि आज हम इस अवस्था में बैठे हैं आज। और अगर आज युवा वर्ग भी, क्योंकि युवा वर्ग को मैं समझता हूँ कि जो मैं युवा होने के नाते ना, हर आदमी युवा वर्ग की बात तो करता है, लेकिन पहली बात तो युवा है कौन? पहली बात तो युवा दिल से होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए। शरीर से युवा होना ना होना वो तो बात की बात है। वो तो आज जैसे प्रधानमंत्री जी हमारा एग्जाम्पल है कि वो 65-70 साल की उम्र में इतना काम करते हैं जो आज हम नहीं कर पाते, तो वो हमसे ज़्यादा युवा हो गए, क्योंकि उनकी सोच युवा है। तो नेता भी हो गए, चाहे वो बिजनेस में ले लो, आप किसी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को ले लो, तो वो इतनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। वो ऊर्जा मिलती है हम सब जो हमारी सोच होती है, सकारात्मक सोच हमारा अपनाना बहुत जरूरी है, जो मैंने आधार अपने जीवन में रखा है। मैंने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करी है, चाहे हालात जैसे मर्जी हो। मैंने हमेशा ये बोला है कि अच्छा सोचो, और मेरा तो मानना यही है, जैसे गांधी जी का एक, इसमें मैं आपको जानूंगा, हर बार मैं बोलता हूँ कि गांधी जी ने ये बात बोली थी कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन मैंने उसके विपरीत शब्दों में थोड़ी हेर फेर करके अपनी सोच को ऐसा रखा है कि अच्छा देखें, अच्छा बोलें और अच्छा सुनें। इस बुरे को अच्छाई में बदलने के लिए आपको अच्छा बोलना भी पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स में बोल रहे हैं, पॉजिटिव वे में बोलना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। हाँ, अगर आप बुराई बोलते रहेंगे तो बुराई ही नजर आएगी, बुराई ही सब कुछ होगी। इसके विषय में आपको मैं कभी बताऊंगा, जो मेरी सोच है, मैंने उसको कैसे विपरीत किया। और ये मात्र 6-7 सालों में ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही उसको अच्छा बोलना शुरू करा कि मैं सिर्फ अच्छा बोलूंगा, अच्छा देखूंगा और अच्छा सुनूंगा। इसके अंदर फील भी आती है ना, अच्छा फील, हर वक्त अच्छा निकलता है। बस कि तो बोलना सोच अच्छा अच्छी रखनी है, अच्छी सोच रखनी है। अगर अच्छी सोच है तो सारे सब काम अच्छे होंगे। तो जो जैसे पेंडेमिक में और इसके अलावा, पेंडेमिक के अलावा जैसे सामाजिक संस्थाएं तो जगह जगह भंडारे लगाती हैं। मैं आपको इसमें बताऊं, पता नहीं मेरा डिसीजन ये गलत रहा है सही रहा, लेकिन मैंने अपने आप को सही मायनों में 2019 के अंदर सभी सामाजिक संस्थाओं से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि मुझे सही मायने में ये संस्थाएं कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाती नजर आ रही। सेवा भाव जो है ना, उसमें सेवा भाव होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात, मुझे जब इनमें राजनीति नजर आई ना कि हर आदमी को अध्यक्ष बनना है, चेयरमैन बनना है, पद हासिल करना है, अपना नाम देखना है, चमकना है, फोटोएं दिखानी है, आज भी मुझे पसंद नहीं है। लोगों को बुरा लगेगा, लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो बोलूँगा। तो इस युवा है वो भी ऐसी है। तो इस युवा इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं, हम मेरे ट्रस्ट में जुड़े, हमें देखा काम करके, हमारी सोच हमेशा अच्छा करने की रही। हमने कई अच्छे काम करे जिसमें आप भी हमारे साथ में रहे, और युवाओं को हमने जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो कंटिन्यूटी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि समाज में एक विस्तार ऐसा हो चुका है चीज़ों का कि हर आदमी को बस उसमें वो दिखता है कि भाई इसमें मेरा फायदा क्या होगा, फायदा होगा तभी हम कुछ काम करते हैं। भाई हम सेवा भाव कर रहे हैं, हम एक ब्लाइंड आश्रम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें अपना स्वार्थ क्यों ढूंढ रहे हो? सेवा तो भाव स्वार्थ को होना भी नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि राजनीति के क्षेत्र जो आज की डेट में मानता हूँ जो हो चुकी है, राजनीति क्षेत्र के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिर इस हिसाब से तो आदमी को, या आपको मैं बात करूँ तो क्यों नहीं फिर राजनीतिक तरफ मूव करना चाहिए? क्योंकि सामाजिक संस्था के कितनी बड़ी संस्था बैठ जाए, हम किसी के लिए कुछ कर तो सकते नहीं, इस संस्था में हम क्या कर देंगे? इसके बाद सर हम डोनेशन लेने की कर सकते हैं ज़्यादा, पर कोई लोगों का विचार नहीं बदल सकते, कोई भाव नहीं बदल सकते किसी में। तो क्या, तो क्यों अगर आपको अगर कोई ऐसा मौका मिले राजनीति में जाने का, तो आप क्या कहेंगे, राजनीति में जाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाना चाहूँगा, और मैंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। और ये सोच मेरे अंदर बहुत पहले आ गई थी। मेरे को ऐसा लगता था बार बार कि अगर मुझे वाकई में अगर कुछ देश के लिए करना है, क्योंकि तो कुछ शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। और मैंने सामाजिक संस्थाओं में रह करके कार्य करके देख लिया, उसमें वो फीलिंग, वो जज्बा मुझे नजर नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता नहीं था, हम ऐसे फंक्शन करते थे, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, हम इकट्ठा करते थे, 6-6 महीने, 7-7 महीने हमारे को प्रोग्राम करने में लग जाता था। जब प्रोग्राम होता था तो बस एक दिन के लिए होता था वो प्रोग्राम। एक दिन लोग आए, 400-500 लोग आए, उस फंक्शन को अटेंड करा, खाना पीना खाया, और लोग फिर भूल जाते थे। और हमारे वो पैसे, हमें ऐसा लगता था यार कि 5 लाख 10 लाख खर्च हो गया, और लोगों को बस एक दिन आया, मजा करके चले गए। क्योंकि मुझे इस बात को पूछना इसलिए जरूर लगा है सबको कि बहुत से मैंने देखे लोग, चाहे वो हम भगत सिंह को का नाम ले लें, और जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी, वो कहीं ना कहीं उनके मन में सिर्फ जज्बा था, मगर राजनीतिक ताल्लुकात उनके साथ नहीं था, और शायद इसलिए उनका कहीं पे भी इतना वृद्ध नाम नहीं है। इसीलिए मैंने ये ठानी कि युवाओं को खाली सोचना नहीं है, करना भी है।
मैं इसलिए भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा अच्छा सोचूं और अच्छा करूँ और अच्छा बोलूँ। करने के लिए तो फिर आपको राजनीति करने के लिए राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीति में आना पड़ेगा। उसकी मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने शुरुआत कर दी है। और शुरुआत इसलिए भी करनी मैंने जरूरी समझी क्योंकि राजनीति को लोगों ने गंदा बना दिया। लोगों ने, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति करने वाले लोग गंदे हैं। और वो लोग नाम से गंदे नहीं है, वो विचारधारा से गंदे हैं। वो एक दूसरे में फाइट करने में लग गए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी जिन्होंने मुझे प्रभावित किया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरे जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, मेरे को हाल ही में पता लगा एक आंकड़ा कि पूरे देश के अंदर जो हमारी 125 करोड़ की जो आबादी है उसको चलाने वाले मात्र 5-1 हजार लोग, नेताएं ऐसे लोग हैं जो पूरे 125 करोड़ को चला रहे हैं। सिर्फ 5,000। बताओ 5,000 की संख्या कैसे 125 करोड़ को चला सकती है? उसके लिए संख्या को पहले तो बड़ा होना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम संख्या जो है वो अच्छी होनी पड़ेगी। जब तक वो चेंज नहीं होगी पुरानी विचारधारा, वो लोग चेंज नहीं होंगे, सारे नेताओं को चेंज होना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ नए लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे। और युवा लोगों की भी, जो हम जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, मुझे उस पार्टी की सबसे बढ़िया बात ये लगी, उस पार्टी का नाम है अखिल भारतीय परिवार पार्टी। अभी हाल ही में उसका गठन हुआ है 2019 में, दिसंबर 2019 में, जिसके राष्ट्रीय संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो राजीव कुशवाहा भारतीय जी हैं। उनकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हर भारतीय के आगे उन्होंने ये आह्वान किया कि वो अपने नाम के आगे भारतीय लगाएं, जिससे कि पता लगे कि हम सब भारतीय हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने अपने नाम के आगे भारतीय स्वेच्छा से लगाना शुरू करा और इसी विचारधारा में मुझे अच्छा लगा और मैंने जोड़ा अपने आपको इस पार्टी के साथ में। और उनकी ये सोच है कि युवाओं को आगे आकर के 90% युवा होने चाहिए राजनीति क्षेत्र में। और उनकी एक रिटायरमेंट एज हो 65 साल। 65 साल के बाद में फिर वो कोई इलेक्शन ना लड़ें, वो पार्टी में वैसे रह करके सेवा करना चाहें तो सेवा करें। ऐसी बहुत बातें हैं जो मुझे प्रभावित करी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे राजनीति में आप आ गए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से आप जुड़े, और जुड़ने के बाद आप सबसे पहले आपका क्या कदम होगा, क्या काम करना चाहेंगे आप सबसे पहले? वो जैसे अगर आपको मौका मिलता है, शपथ लेने के टाइम भी कहा जाता है ना कि वो हमने सुना है टीवियों में, न्यूज़ में, फिल्मों में कि वो नेता जब शपथ लेते हैं तो शपथ लेने की बस वो एक मिनट तो उनको ये रहता है कि मेरे संज्ञान में जो भी कार्य आएगा मैं उसको पूरा करूँगा। उसके बाद वो शपथ लेके भूल जाते हैं। मेरा मानना यह है कि हर मिनट, हर पल, जैसे आज मैं अपने जीवन यापन कर रहा हूँ, 40 साल की मेरी उम्र हो गई है, आने वाले हर पल तक, आखिरी सांस तक, जो मेरे संज्ञान में काम आएगा, जो मेरी पावर में होगा, जो मेरी शक्ति के आधार में होगा, मैं वो कार्य करूँगा। मैं ऐसे कोई वादे जो लोग करते हैं ना, वो वादे कर करके राजनीति में आना नहीं चाहता, ना मैं काम करना चाहता। जो मेरी पावर होगी, आज मेरी नॉन की पावर है, मैं जिस फाइल को कर पाता हूँ मैं उसी फाइल को हाथ में लेता हूँ। नहीं तो लोग मुझे जानते हैं कि मेरी आदत है, मैं पहले दिन ही मना कर देता हूँ कि भैया फाइल मेरे से नहीं हो पाएगी, आप कहीं हो सकता है। मतलब आपके हिसाब से ये हुआ कि लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए राजनीति में भी आना चाहिए, हर क्षेत्र में आना चाहिए, जिसकी जैसी इच्छा है, जिसकी जैसा प्रभाव है। देश सेवा तो तभी हो सकती है आज की डेट में। समाज में रह तो देश सेवा हो नहीं सकती, बिल्कुल, क्योंकि आपका लोग सुनेंगे तब जब आप किसी न किसी ऐसे ओहदे पर बैठे होंगे कि आपको कुछ करता है। तो ये अच्छा रहा सुनने के, आज रोहित जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हमें बताई हैं और उम्मीद करेंगे कि आप आए, पहली बार तो आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इतना समय लगाया आपका और आप सबका भी। और हम उम्मीद करेंगे कि लोगों को इससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इसी तरह के आप इंटरव्यूज़ और लोगों के शख्सियत से मिलने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।